नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस यानी कि हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फ्री प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा एचसीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज चल रही है। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 ऐसे ही मॉक हल किए हैं, उस पर डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। वीडियोस के माध्यम से आप ये पूरे जो टेस्ट हैं इनके सारे क्वेश्चंस देखते हैं, खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें आपको पूरी स्वतंत्रता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज है, दोनों भाषाओं में आपको दिखेगा। ऊपर हिंदी है और नीचे उसी की अंग्रेजी है। देखिए, होलशेश्वर टेम्पल, ठीक। अब ये पूछा गया है कि ये जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, इसकी जो स्टाइल है वो कौन सी है। नागर स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल है, या फिर वेसर स्टाइल है, या बेसर स्टाइल है, और पंचायतन स्टाइल है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अगर हम नज़र डालें तो मंदिर निर्माण की प्रायः 3 शैलियां हमें दिखाई देती हैं। हिंदू मंदिरों को बनाने की 3 शैलियां हैं। उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है, ठीक है, और दक्षिण भारत वाला जो नीचे का पार्ट है उसमें सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्र जो है वहाँ द्रविड़ शैली है, उनमें अलग ढंग का स्थापत्य है। और दोनों का जहाँ पे मेल हुआ है, या आप कह सकते हैं कि संक्रमण हुआ है, वहाँ जो शैली विकसित हुई है उसमें दोनों के अंश पाए जाते हैं, तो इसको बेसर शैली कहा जाता है। तो ये मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है उसमें चलती है। अब यहाँ पर ये दिया है। और पंचायतन का मतलब क्या होता है कि बीच में एक मुख्य मंदिर होता है और चारों ओर 4 मंदिर ऐसे छोटे छोटे बने रहते हैं, तो कुल मिलाकर ये 5 हो जाता है, तो इसको पंचायतन कहते हैं। बताइए कि होलशेश्वर टेम्पल इसमें से किस में से बना है, मतलब किस डिजाइन में बना हुआ है। तो इसका निर्माण बेसर शैली में किया गया है। इसमें से बेसर शैली जो है वो परफेक्ट होगा, ठीक है। नागर और द्रविड़ दोनों का जो मेल है वो इसमें दिखाई देता है, ठीक। इसका सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि रऊफ डांस जो है इसकी परफॉर्मेंस रूरल वुमेन्स के द्वारा की जाती है, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। महिला विशेष ये नृत्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। यहाँ राज्यों के नाम आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है और हरियाणा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर का ये प्रमुख नृत्य है और केवल महिलाओं के द्वारा इसे किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। विधान चंद्र राय ये जो व्यक्तित्व हैं, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा किस दिवस का आयोजन किया गया। जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग होते हैं उनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कोई महान दिवस रख दिया जाता है, तो यहाँ आपको बताना है ये इनकम टैक्स डे है, या स्टैटिस्टिक डे है, मतलब सांख्यिकी दिवस है, या स्टेट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट का डे है, या फिर चिकित्सक दिवस है। तो इसमें से हो जाएगा डॉक्टर्स डे, ठीक। डॉक्टर्स डे को जो सेलिब्रेट करने की डेट है, यहाँ आप इसे डी वाले को चुन लीजिए। सेलिब्रेशन कब होता है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न यानी चौथे में चलते हैं, और चौथे वाले में पॉलिटी का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन दोनों में से आपको जो सही है उसकी तलाश करनी है। कहा यह जा रहा है कि मताधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में दिया गया है, मतलब वोट डालने का जो हक है वो असल में मौलिक अधिकार है, इसमें यह कहा जा रहा है। और संविधान की सर्वोच्चता ही संविधान की विशेषता है। तो ये तो बात ठीक है कि भाई संविधान सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक। और उसका संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ऊपर वाले को जरा देखिए, कहीं आपने मौलिक अधिकार में, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, उसमें आपने कहीं देखा है वोट डालने का हक, ऐसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। केवल दूसरा सही है, ठीक है, केवल दूसरा सही है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ देख लीजिए। वोटिंग राइट जो है वो असल में फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। इसमें अगर आप इसको जानना ही चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 326 जो है, मतलब 326वां जो अनुच्छेद है, उसके तहत मताधिकार संविधान द्वारा विधिक अधिकार के रूप में, मतलब इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है। और आगे चलते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका बी वाला परफेक्ट था।
प्रश्न संख्या 5 में आपसे कहा जा रहा है कि इसमें लिस्ट बनी हुई है, मतलब लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, वो प्रमुख स्थल और स्थान दिए हुए हैं। मिलान पहले से किया हुआ है, ये मैच है पहले से, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो इसमें से गलत है उसकी तलाश करनी है। तो इसका अंग्रेजी वर्जन ही देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा बेहतर है। तो बाघ की गुफाएं हैं, ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं अजंता केव्स हैं, कार्ले चैत्य है और एलिफेंटा केव है। इनकी लोकेशन जरा देखिएगा, बाघ की गुफाएं धार में है, इनकी लोकेशन कहाँ है, धार में है, ऐसा दिया है। और अजंता की गुफाओं की जो लोकेशन है वो औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही है। कार्ले जो चैत्यगृह है इसकी लोकेशन यहाँ अमरावती दिया है, ध्यान से देखिएगा। और एलिफेंटा केव जो है ये मुंबई यानी ये भी महाराष्ट्र में है। तो बाकी सब तो इसमें सही है, इसे आप ध्यान से देखें और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, देखिए। लेकिन इसका जो सी वाला है उसे देखिएगा, कार्ले का चैत्यगृह जो है, कार्ले चैत्यगृह जिसे कहा जाता है, ये लोनावाला में है और लोनावाला की लोकेशन कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसका संबंध किससे है, बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से। तो यही वाला एकमात्र इसमें गलत है, अमरावती नहीं होगा, लोनावाला महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 6 आप देख पा रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि इन विच स्टेट इज द होली ग्रोव नेम्ड लॉकियांग। यहाँ पर जो नाम दिया है वो लॉकियांग है, इसको लिंगदेह भी कहा जाता है, दोनों नाम है। तो इसमें किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। इसकी लोकेशन आपको बतानी, ठीक है। ये एक पवित्र उपवन है असल में। तो जो पवित्र उपवन होते हैं उसमें स्थानीय जो जनजातियां होती हैं वही वनों का संरक्षण करती हैं और इसमें पेड़ों को काटना ये निषिद्ध होता है, मतलब ये धार्मिक आस्था से जुड़ जाता है। तो ये अच्छी बात है, धर्म के आधार पर ही सही, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण तो कर रहे हैं। अब यहाँ आपको बताना है कि ये लॉकियांग असल में है कहाँ पे, मेघालय में है, मणिपुर में है, असम में है कि मिजोरम में है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेघालय हो जाएगा। इसकी लोकेशन है असल में मेघालय में। यहाँ पर मनुष्य भी रहते हैं और पेड़ भी रहते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो वृक्षों को पूजते हैं, आस्था का केंद्र मानते हैं, इसलिए काटते नहीं। आगे चलते हैं। वृक्षों को पूजने का जो सिलसिला है ना वो इसी वजह से शुरू किया गया ताकि उनकी कटाई रुक सके और लोग लाभकारी वृक्षों को रोपें। जैसे पीपल, बरगद, ये सब पूज्य होते हैं। पहले के समय में लोग नहीं काटते थे, पीपल को भरसक नहीं काटते थे, बरगद को नहीं काटते थे, पाकड़ को नहीं काटते थे। इस प्रकार के जो वृक्ष होते थे, जो फलदार वृक्ष होते थे, उनको नहीं काटते थे कि बहुत पाप लगेगा, निसंतान रह जाओगे, ऐसा कहा जाता था। तो ये सब डराया क्यों जाता था, ये अंधविश्वास ही सही, लेकिन पेड़ों के संरक्षण के लिए होता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वें वाले में आपसे कहा गया कि ये जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है इसकी रिलेशन, मतलब इसका रिलेशन किस डायनेस्टी से है ये आपको बताना है। कोई ना कोई डायनेस्टी ही इनका निर्माण करवाती है। तो यहाँ राष्ट्रकूटों का नाम दिया है, चेर डायनेस्टी है, पल्लवों के नाम के तौर पे दिया हुआ है और चोल डायनेस्टी भी है। बताइए उत्तर मेरू जो अभिलेख है उसका संबंध किससे है, और इसका जो कनेक्शन है वो इसमें डी वाले को चुन लीजिए, चोल साम्राज्य से है और इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। पहले तो चोलों को चुन लीजिएगा। देखिए भारत में तमिलनाडु जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, तमिलनाडु के कांचीपुरम राज्य में, मतलब तमिलनाडु का जो कांचीपुरम क्षेत्र है, तमिलनाडु खुद एक राज्य है, वहां पे इसकी लोकेशन, ठीक। तो तमिलनाडु भी आप अगर याद करते हैं तो काफी होगा। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से आपको गलत की तलाश करनी है, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन देखते हैं, उसके बाद इंग्लिश वाला भी देखेंगे। इसमें 2 स्टेटमेंट ज्योग्राफी के दिए हैं, तो देखिए इसमें गलत क्या है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि स्थलमंडल भूपर्पटी यानी जो क्रस्ट होती है अर्थ की और ऊपरी आवरण की ऊपरी परत से निर्मित संरचना है। स्थलमंडल की बात हो रही, ठीक है। मतलब ऊपरी जो आवरण है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो 3 मेन पार्ट में डिवाइड की गई है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से और संरचना के आधार पे। अंदर तक कोई गया नहीं है, लेकिन जो अंदर की क्रियाएं होती हैं, मतलब बाहर जो उसका चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे वॉल्केनो है या अर्थक्वेक है या अंदर से जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स चलते रहते हैं, उसकी वजह से जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है पृथ्वी के बारे में जानने के अनगिनत स्रोत हैं। तो उन सब से हमने ये जाना है कि जो बीच वाला पार्ट है वो ठोस पदार्थों से बना हुआ है, ठीक। क्रस्ट का जो अंदर वाला पार्ट है और क्रस्ट का ऊपरी जो पार्ट है, मतलब जो बाहर की तरफ है, वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है और घूम रहा है। एक निश्चित डायरेक्शन जो है उसमें वो मूव कर रहा है। तेजी से घूमने की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो अर्थ के चारों ओर जो वॉन एलन बेल्ट है उसके बारे में आप देखते हैं। फिलहाल क्रस्ट के ऊपर, माफ कीजिएगा, जो कोर है उसके ऊपर मेंटल पाया जाता है और मेंटल के ऊपर पाई जाती है क्रस्ट। तो मोटे तौर पे हम 3 ही भाग में देखते हैं, ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट होती है वो ऊपरी आवरण की सबसे ऊपरी परत होती है, तो बात तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा है जिसमें कहा जा रहा है कि दुर्बल मंडल से ही ज्वालामुखियों के जो लावा का जन्म है वो होता है, मतलब वहीं पर मैग्मा, चट्टानों का क्षेपण होता है, वो पिघलती हैं, फिर मैग्मा बनता है, ये प्रक्रिया होती है। तो उसमें कहा जा रहा है कि ये निचले आवरण की निचली परत से निर्मित संरचना है।
तो आप खुद सोचिए कि निचला आवरण है उसकी भी निचली परत है, तब तो वो कोर की तरफ चला जाएगा। ये ऊपरी होता है, मतलब ऊपर का पार्ट होता है, और इसीलिए इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, इसमें दूसरा वाला है। यहाँ निचले आवरण की निचली परत नहीं होगी बल्कि ऊपरी वाली होगी, और इसका बी वाला चुन लेते हैं। पहला वाला एकदम सही है, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ देख लीजिए। लिथोस्फीयर की बात हो रही थी। लिथोस्फीयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल, बात ठीक है इसमें। और एस्थेनोस्फीयर के बारे में कहा जा रहा है कि द एस्थेनोस्फीयर मतलब दुर्बल मंडल इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द लोअर लेयर एंड लोअर मेंटल। यही लोअर जो दे दिया है ना दोनों एक साथ, इसीलिए गलत हो गया है, तो बी वाला इसका गलत है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में ये कहा गया कि लिंगराज टेम्पल ये जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया है। राजा का नाम आपको बताना है, डायनेस्टी भी साथ में पता होनी चाहिए और लोकेशन भी पता होनी चाहिए। फिलहाल इसमें विजयालय का नाम दिया है, इसके अलावा ययाति केशरी और जजाति केशरी 2 नाम दिए हुए हैं, और नरसिंह देव का भी नाम दिया है। तो इसकी लोकेशन लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है, भगवान शिव का मंदिर है पहली चीज़। ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे स्थित है, और इसका निर्माण राजा ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ राजा का नाम क्या होगा, ययाति केसरी होगा। जरा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ययाति केसरी का संबंध किस डायनेस्टी से था, ये किस वंश से संबंध रखते थे। आगे बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है, तो उड़ीसा और भुवनेश्वर आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे, ये ज्योग्राफी का है। द आटाकामा डेजर्ट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल ग्लोबली, मतलब किस खनिज के उत्पादन में ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। बात किसकी हो रही है, आटाकामा मरुस्थल की हो रही है। तो मरुस्थलों से प्रायः क्या निकलता है, यहाँ से खनिज तो निकलते ही हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ज़्यादातर मरुस्थल जो है वो तांबे के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो यहाँ आप देख कर बताइए। देखिए आटाकामा डेजर्ट जो है वो साउथ अमेरिका में है, इसकी लोकेशन कहाँ है, साउथ अमेरिका है, और विश्व स्तर पर ये तांबे के प्रोडक्शन मतलब कॉपर के प्रोडक्शन के लिए ग्लोबली ये फेमस है। तो इसका हो जाएगा पहला वाला कॉपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सती प्रथा का सबसे पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य है, मतलब इंस्क्रिप्शन पे हम लिखा हुआ बकायदा देख रहे हैं, वो किस काल में मिलता है। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कौन वाले इंस्क्रिप्शन से या किस अभिलेख से प्राप्त होता है, यहाँ आपको समय बताना है। तो ये गुप्तोत्तर काल है, मौर्य काल है, या फिर गुप्त काल है, या फिर शुंगों का समय है, मतलब पुष्यमित्र शुंग वाला जो डायनेस्टी का क्रम था उसमें। बताइए। सती प्रथा हालांकि बहुत पहले से ही चल रही थी, कुरीति है, महिलाओं को जिंदा जला देना ये कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में आप देखते हैं एरण अभिलेख जो है मध्य प्रदेश का एरण, वहां से जो अभिलेखीय साक्ष्य मिला है उसमें हमें दिखाई देता है सती प्रथा का पहला प्रमाण। तो यहाँ हो जाएगा गुप्त पीरियड, वो गुप्तों के समय की बात थी। हालांकि वो पहले से चल रही थी, ऐसा नहीं कि गुप्त डायनेस्टी के समय में शुरू हुई थी, लेकिन उसका लिखित प्रमाण हम देखते हैं यहाँ पर। अगले वाले को देखते हैं 12वें को। इसमें कहा गया 2 स्टेटमेंट हैं और सही की तलाश आपको करनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा चलती थी, लोग मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर नहीं होते थे। मंदिर में मूर्ति स्थापित करके वहाँ बाकायदा दर्शन करने की लाइन नहीं लगती थी। और हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, यानी आत्मा परमात्मा और फिर जन्म मृत्यु का जो बंधन है उसमें यकीन करते थे। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें कहा गया ना आइडल वर्शिप जो है ये प्रिवेलेंट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और देयर वर नो टेम्पल्स, वहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं थे। और द हड़प्पन्स मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो बिलीव करते थे जो ट्रांसेंडेंटल लाइफ होती है उसमें। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसका सी हो जाएगा, दोनों इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला भी सही है और दूसरा भी, मतलब ये लोग जन्म मृत्यु और आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म वगैरह में यकीन करते थे। जादू टोना का भी यकीन इनके अंदर होता था, मतलब अंधविश्वास भी कुछ हद तक मौजूद था। देखिए पारलौकिक जीवन में यकीन करने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सुपरस्टिशियस हैं। अंधविश्वास आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप इस तरह की चीज़ों में यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नास्तिक भी कहा जा सकता है। और पहला वाला भी सही है, आइडल वर्शिप तो थी लेकिन मंदिर ही नहीं थी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अर्थात सही नहीं है। तो पहले वाले में कहा गया कि भगवती सूत्र जो है उसमें बिलीव किया गया है टू बी बायोग्राफी ऑफ महावीर स्वामी, मतलब उसमें भगवान महावीर की हमें बायोग्राफी अर्थात जीवनी दिखाई देती है। और जैनों ने अर्थात जैन धर्म को मानने वालों ने ताड़ चित्रकला के विकास में योगदान दिया, मतलब जो पाल्म पेंटिंग होती है उसमें ये काफ़ी उसके डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। और जैनिज्म रिमेन अनटच्ड बाई कास्ट सिस्टम, मतलब जैनिज्म में जाति प्रथा थी ही नहीं, अंत तक नहीं थी या शुरू से ही नहीं थी, आप ऐसा मानिए, ऐसा दिया हुआ है। और आचरांग सूत्र नाम का जो यहाँ टेक्स्ट है ये जैनों का है, मतलब जैन धर्म से संबंधित है। तो आप बताइए कि इसमें से कोई एक गलत है, वो कौन सा है। बाकी 3 सही होंगे और इसका सी वाला हो जाएगा। देखिए जैन और बौद्ध धर्म ये हिंदू धर्म की जो तत्कालिक स्थिति थी उससे थोड़े से अलग थे।
वहीं से निकले थे, मतलब वहाँ की जो कुरीतियाँ थी उससे ऊब कर हिंदू धर्म से ही संबंधित जो क्षत्रिय राजकुमार थे उन्होंने ही इन दोनों धर्मों का इजाद किया था, चाहे वो बुद्ध हो चाहे महावीर हो। महावीर से पहले से ही जैन धर्म चल रहा था, मतलब वो ऋषभ देव के समय से था, लेकिन प्रोपेगेशन का काम महावीर ने किया। खैर, तो यहाँ आप देखिए कि बुराइयाँ तो इनके अंदर भी थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो वैदिक सभ्यता थी उसके तुलना में कम थी। तो इनके अंदर भी जाति प्रथा थी। देखिए, इसमें कास्ट सिस्टम जो है ये था, और ये बाद में और प्रबल हो जाता है जैसे जैसे ये धर्म आगे बढ़ता है। इसमें आप देखेंगे डिवीज़न शुरू हो जाता है, और जाति प्रथाएं भी उपजाति के तौर पे मौजूद थी। बाकी सभी इसमें सही, तो इसका गलत एकमात्र यही। अगले वाले को देखते हैं। भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के इतिहास का भी पता चलता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वाला। द वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, ये किसकी किताब है? अब यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दिए हैं। डेविड ग्रॉसमैन है, जेके रोलिंग है हैरी पॉटर वाली, और हांगकांग है, हांगकांग नहीं है हांगकांग है, और जॉन ग्रिशैम है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा सी वाला। ये हांगकांग की बहुत फेमस बुक है, इसको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, वेजिटेरियन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 15 में आपसे कहा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द आर्कुएट स्टाइल। ये आर्कुएट शैली या स्टाइल है ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन। इसका संबंध किससे है? इस्लामिक परंपरा से है। तो इसके बारे में यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से असत्य अर्थात गलत की तलाश आपको करनी है। एक एक करके इसे देखते हैं। तो इसमें गुंबद और मेहराब के माध्यम से जो भवन होते थे वो बनते थे, और गुंबद और मेहराब इस्लाम की ही देन है, मतलब यहीं से इसका जन्म हुआ है, यहीं से ये चारों ओर फैला है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। दीवार जो होती थी उस पर अरबी लिपि में लिखी गई कुरान की आयतें अर्थात उसकी पंक्तियाँ होती थी, और फूल पत्ती से इसमें पच्चीकारी, नक्काशी और सजावट की जाती थी। अब इसमें से आप देखकर बताइए, 4 स्टेटमेंट आप ऊपर नीचे दोनों भाषाओं में देख पा रहे हैं। यहाँ आर्कुएट शैली के बारे में कुछ दिया हुआ है। देखिए, इसका बी वाला हो जाएगा। गुंबद और मेहराब ये इस्लामिक देन नहीं है, हालांकि इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाले इस्लामिक लोग ही थे, और भारत में ले आने वाले यही लोग थे। भारत में दूसरों ने नहीं ले आया, मतलब जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने ही ले आया। लेकिन ये इजाद हुआ था रोमन साम्राज्य में। स्थापत्य की जितनी लेटेस्ट डिज़ाइन थी वो सब रोमन साम्राज्य में पहले बनती हैं और वहीं से पूरी दुनिया में फैलती हैं। ये एक बहुत विकसित सभ्यता थी, और उतनी ही शीघ्रता से इसका पतन भी होता है, क्योंकि ये बाद में एकदम से क्रूर और हिंसक योद्धाओं से भर जाती है। खैर, तो रोमन साम्राज्य की ये देन है, और भारत में इसका प्रचार किसने किया था? मुस्लिमों में भी जो तुर्क थे, बाहर से आए थे, उन्होंने किया था। ठीक, आगे चलते हैं, 16वें को देखते हैं। अब ये राज्यवार प्रश्न है, राज्य से संबंधित है। इसमें सोमतीर्थ की आपसे लोकेशन पूछी जा रही है। हरियाणा में तो है ही है, लेकिन उसके किस जिले में है? गुरुग्राम में है अर्थात गुड़गांव में, और भिवानी में है, पानीपत में है, या कुरुक्षेत्र में है? तो तीर्थ शब्द को आप पवित्र मानते हैं, और ये कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि धार्मिक महत्व का स्थान है। यहीं पर महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था और भीषण नरसंहार हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि वहां से जो नदी बहती थी वो रक्त से लाल हो गई थी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा। यहाँ कुछ घटनाएं दी हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो खिलाफत मूवमेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन है, और रोलेट एक्ट है। इनका जो समय है वो आपको बताना है। समय काफ़ी आपस में मेल खाता हुआ है, तो इसमें आप सावधानी से लगाइएगा इन्हें, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है आप यहाँ देख सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी के हिसाब से देख लीजिए, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ये इसका करेक्ट अरेंजमेंट होगा। रोलेट एक्ट की डेट क्या है? 18 मार्च 1919 है। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये भारतीयों को कुचलने के लिए या उनका दमन करने के लिए इसे ले आती है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड वो बताने की आवश्यकता नहीं है, 13 अप्रैल 1919 वही सेम डेट है, मतलब तारीख अलग है। तो इसमें वही मतलब जितने भी निर्दोष लोग रहते हैं उनके ऊपर बिना सोचे समझे गोलियां चलवा दी जाती हैं। एक बाग के अंदर वो बंद हो जाते हैं, बेचारे कुएं में कूदने लगते हैं जान बचाने के लिए, वहाँ भी जान नहीं बचती। तो भीषण नरसंहार था, निहत्थे लोगों के द्वारा निहत्थे लोगों पर चलाया गया था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन को आप देख रहे हैं। तो खिलाफत आंदोलन ये तुर्की के खलीफा के अपदस्थ होने के एवज में किया जा रहा था। गांधी जी का इसको सपोर्ट मिला हुआ था। तो अक्टूबर 1919 में ये शुरू होता है। तुर्की के खलीफा के अपमान के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर विरोध होता है। यहाँ जो भारतीय मुसलमान थे वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। असहयोग आंदोलन की जो लॉन्च की डेट है वो 1 अगस्त की है, 1 अगस्त 1920। ये सबसे बाद वाला है, तो असहयोग को आप सबसे लास्ट में लगाएंगे। और जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है वैसे ही लोकमान्य तिलक का देहावसान हो जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वें में कहा गया कि वेयर वाज मैडम बीकाजी कामा बारी, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। जगह का नाम इसमें से देखना है, चेन्नई है, मुंबई है, गुजरात है और अहमदाबाद है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा।
देखिए, इनका जन्म हुआ था मुंबई में, ये भारत में ही पैदा हुई थी, लेकिन विदेश में इनका क्रियाकलाप हम देखते हैं। आज़ादी के ही संघर्ष में ये योगदान देती हैं। जर्मनी का जो स्टुटगार्ट था वहाँ पे इन्होंने एक तिरंगा झंडा फहराया था, और वो तिरंगा आज के तिरंगे जैसा नहीं था। उसमें बहुत सारे कमल के फूल बने थे और थोड़ा डिज़ाइन उसका डिफरेंट था। और अच्छी बात यह है कि मैडम बीकाजी कामा ने उसे अपने हाथ से डिज़ाइन किया था, तो वो सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। ठीक, अपने हाथ से डिज़ाइन किया था और उसे फहराया था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 19वां, और इसमें आपसे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है उसकी तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें ये कहा गया कि प्राइवेट ट्रेड जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज़ का, उसको टोटली बैन कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। और दूसरे वाले में कहा गया कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इन टर्म ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो राजस्व के मामले थे उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। मतलब ये रेवेन्यू पे पूरा कंट्रोल अपना कर लिए। राजस्व ही नहीं मिलेगा तो पोषण कहाँ से प्राप्त होगा, मतलब इकोनॉमी उनकी कैसे मजबूत होगी। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है, और जो डुअल गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ये सब काम जो है, ये 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, पहली बार कंपनी के कामों को रेगुलेट करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रयास था, उसके थ्रू किया जाता है। बताइए इसमें से गलत क्या है। तो गलत है इसमें से द्वैध शासन। डुअल गवर्नमेंट ये रेगुलेटिंग एक्ट का फंडा नहीं है, ये होता है उसके कई साल बाद, मतलब लगभग 10 साल बाद, पिट्स इंडिया एक्ट में 1984 में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो डेट है उसे आप देख रहे हैं तो ये असल में 1784 है। ठीक, 1784 में इसे किया जाता है। तो इसका द्वैध शासन वाला इसमें से गलत है, बाकी सभी सही है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार नियमित करने का पूरा प्रयास किया जाता है, और जो कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको दूर करने के लिए व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन में ज्योग्राफी के 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही क्या है वो आपको तलाशना है। तो एल नीनो पेरुवियन जलधारा के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, और यह धारा पेरू के तट के जल के तापमान को कम कर देती है। अब इसमें आप देखकर बताइए कि कौन सा सही है। इसे आप देख रहे हैं, जो सही है उसकी तलाश करनी है। यहाँ इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप देख पा रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। देखिए, एल नीनो पेरुवियन जलधारा को प्रतिस्थापित तो कर देती है, मतलब रिप्लेस कर देती है, लेकिन इससे पेरू तट जो है वहाँ पे जल का तापमान बढ़ जाता है। कम क्यों होगा? तो जब कम हो ही नहीं रहा है तो इसका हम ए वाला चुन लेते हैं। ठीक, केवल पहला वाला सही है, इसमें सही हमें देखना था, दूसरा वाला गलत है। टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करता है बल्कि इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में यहाँ योजनाएं और उनका लागू करने का वर्ष दिया हुआ है। ये मिलान पहले से किया हुआ है, कोई एक इसमें से गलत है। तो कौन सा गलत है वो आपको तलाशना है। इसमें सक्षम हरियाणा योजना है जिसको कि शुरू किया गया था 2016 में। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2019 की है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और तीर्थ दर्शन योजना 2017 की है, जबकि स्टार विलेज योजना 2018 की है। तो आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये जो भावांतर भरपाई योजना है ये 2019 की कहाँ से हो जाएगी, एक साल पहले की है ना, 2018 की है, तो इसकी डेट यहाँ गलत दी है। तो यही वाला हमारा इसमें से इनकरेक्ट। इसके बाद 22वें को देखते हैं, इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर था। 22वें में आपसे प्रश्न में दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट, और पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। अपलेशियन माउंटेन जो है इसका विस्तार कनाडा और यूएसए में है। कोई भी पर्वतमाला एक क्षेत्र में सीमित होकर नहीं रहती है, उसका विस्तार कई सारे कॉन्टिनेंट में हो सकता है या कई सारे देशों में हो सकता है। और पेंसिल्वेनिया को यूएसए की लौह इस्पात की कैपिटल कहा जाता है, ऐसा दिया है। सही क्या है वो आपको बताना है। इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए, पहला वाला तो सही है, इसमें अपलेशियन माउंटेन एक्सटेंड इनटू कनाडा एंड यूएसए, परफेक्ट है। लेकिन दूसरे वाले को जरा देखिए, पेंसिल्वेनिया को कह दिया है कि ये आयरन और स्टील कैपिटल ऑफ यूएसए है, जबकि सही बात यह है कि जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग जिसे आप कहते हैं असल में, वो यूएसए की लौह इस्पात की राजधानी मतलब स्टील कैपिटल ऑफ यूएसए है। यहाँ नाम गलत दिया है, तो इसमें हमें चूंकि करेक्ट चाहिए था तो पहला वाला सही है, मतलब ए वाले को चुनते। गलत चुनने के लिए कहता तब बी वाले को चुनते। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 में आपसे कहा गया कि हरियाणा के जो गवर्नर हुए हैं इससे पहले के पीछे तक, तो उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले कौन से हुए थे, उसके बाद कौन आए, इसके बाद ऐसे क्रम से। यहाँ महावीर प्रसाद का नाम दिया है, RS नरूला का नाम दिया है, BN चक्रवर्ती का नाम दिया है और SR किदवई का नाम दिया है। बताइए कि इनका परफेक्ट अरेंजमेंट कौन सा होगा। इसे जरा छोटा कर लेते हैं ताकि बेहतर दिखाई दे। देखिए, बेहतर दिखाई देने का मतलब ये है ना कि थोड़ा आपको एक साथ चीज़ें दिखाई दें, और इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो इसमें से हो जाएगा। देख लीजिए, पहले सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से इसे कर लेते हैं, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, मतलब BN चक्रवर्ती सबसे पहले होते हैं, उसके बाद फिर RS नरूला है, ठीक, दूसरे वाले, और फिर महावीर प्रसाद है और लास्ट में है किदवई जी। ऐसा हमने अरेंज किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हरियाणा राज्य के जिलों के नाम दिए हैं। अब उनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके देखना है, मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है,
और देखिए इसमें कौन सा सबसे उत्तरी है और कौन सा सबसे दक्षिणी है। रोहतक दिया है, भिवानी दिया है, पानीपत है और कैथल है। देख लीजिए इसमें। तो अगर हम उत्तर से शुरू करें तो सबसे पहले हमें मिलेगा कैथल, ठीक। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो है पानीपत का। उसके बाद जो अगला नंबर है वो रोहतक का है और सबसे लास्ट में हमें मिलेगा भिवानी। ऐसा क्रम रहेगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का, ठीक। तो इसका जो करेक्ट इसमें अरेंजमेंट होगा वो डी वाला हो जाएगा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, मतलब कैथल, पानीपत, रोहतक, भिवानी, ये इसका क्रम। आगे चलते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें हिंदी अंग्रेजी की बात ही नहीं थी, नाम जो है वो तो वही रहेगा ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया कि विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब फाउंड इन इंडिया, मतलब भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अभी 2011 का ही सेंसस चल रहा है तो आराम की बात है, वही पिछला वाला है। और इसमें आप अगर देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जो जाति है वो गोंड है, ठीक। तो गोंड वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो डाटा सेंसस का है ना अभी 2011 वाला, उसी को प्रामाणिक मानेंगे। बीच में जितने भी रिसर्च वगैरह हुए हैं वो उतना ज़्यादा नहीं। अब जब नया वाला सेंसस आएगा तो उसको प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में 2 स्टेटमेंट हैं। ये हरियाणा राज्य से जुड़े हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कौन सा है। तो लोहारू रियासत जो है इसकी स्थापना अहमद बख्श खां के द्वारा की गई थी, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और हरियाणा में कांग्रेस की जो पहली जनसभा है, मतलब जो पहली पब्लिक मीटिंग होती है, वो रोहतक में आयोजित की जाती है, ऐसा ही दिया हुआ है। बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख रहे हैं। प्रिंसली स्टेट जो लोहारू की है उसकी स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, ये अहमद बख्श खां करते हैं। तो सही तो है दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। पहला भी सही दूसरा भी सही, तो हम सी वाले को चुन लेते हैं। देखिए 1988 में जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पे, माफ़ कीजिएगा 88 होगा यहाँ पे, 1988 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा जो है वो रोहतक में होती। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखिएगा। यहाँ एक दोहा दिया हुआ है, या आप कह सकते हैं कि कहावत है। ये कहावत ही रहेगी तो सही रहेगा। कहावत को ग्रामीण क्षेत्र में बुझौल या बुझावल भी कहा जाता है, तो वही दिया हुआ है। अब इसमें दिया है कि 4 कूण चौकस करी, बंद लगाया भारी, हमने तो चाखी नहीं लोग बतावे खारी। मतलब ये जो सुरक्षा का यहाँ पैमाना है ना, उसे देखिएगा। 4 कूण और चौकस करी है और उसके ऊपर से भारी बंद लगाया है, यानी उसे तालेबंद किया है। तो इस तरह की सुरक्षा है और हमने तो चखा नहीं है, लोग बता रहे हैं कि खारी है। ये कहावत है। ऐसी बहुत सारी कहावतें आपने गांव क्षेत्र में सुनी होंगी। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये किस चीज़ के बारे में संकेत कर रहा है। यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दे, जैसे खुरली है या खरली उसको कहा जाता है, हुक्का है, प्याऊ है, प्याऊ जहाँ पे मुफ्त में पानी पिलाया जाता है, घड़े वगैरह रखे होते हैं, और धुआं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये जो फ्रेज़ है ना, ये असल में खुरली यानी जो खरली लिखा हुआ है उसी से बिलोंग करता है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 में आपसे कहा गया कि जो हरियाणा राज्य के चावल उत्पादक जिले हैं उन्हें आप अरेंज कीजिए, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उसको हम पहले रखेंगे और कम प्रोडक्शन वाले को बाद में रखेंगे। तो कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद और करनाल दिया है। देखिए चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करनाल में होता है, मतलब प्रोडक्शन वाइज अगर हम देखें तो करनाल इसमें पहली पोजीशन पे आएगा। दूसरे नंबर पे कैथल आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा कुरुक्षेत्र और चौथे नंबर पर लास्ट में आएगा जींद। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, मतलब करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, मतलब ये लेटेस्ट वाला है, द ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल एलाइड सेक्टर, मतलब जो कृषि संबद्ध क्षेत्र हैं उनमें जो ग्रोथ है 2021-22 के लिए उसको प्रोजेक्ट किया गया है कितना। अब यहाँ परसेंट में दिया हुआ है ग्रोथ रेट, तो 4.9% है, 4.8% है, 4.7% है और 4.6 है। इसमें से कौन सा होगा। तो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब एलाइड सहित अगर देखा जाए तो 4.9% हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें से, 4.9 यानी पहला वाला ही सही है इसमें। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। ये फैक्चुअल था, इसमें आपको ज़्यादा मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारना है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो राज्य का देख ही लीजिएगा। इसके बाद देखिए तीसवें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से सही कौन सा है। पक्की ईंटों का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ था, और इसके बाद दिया है कि श्राद्ध जो होता है उसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। श्राद्ध क्या होता है, इसमें जो मरे हुए पूर्वज होते हैं, मतलब उसमें माता पिता भी हो सकते हैं या उनके भी माता पिता, मतलब दादा दादी या परदादा या जितनी भी पुश्तें या पीढ़ियाँ पीछे की होती हैं जो कि मृत हो चुके हैं, मतलब इस संसार से जा चुके हैं,
तो उनकी आत्माओं को एक खास महीने में तर्पण दिया जाता है, मतलब भोजन कराया जाता है, पानी दिया जाता है, ताकि वो तृप्त हो सके। उनके जो वंश वाले हैं, खासतौर पे ये पुरुषों के जिम्मे काम होता है, जो कि लैंगिक भेदभाव का प्रतीक है, लेकिन फिर भी अच्छी परंपरा है। इसके बहाने कम से कम बुजुर्गों का सम्मान तो करें, लेकिन वो नहीं करते। तो यहाँ देखिए इसमें से कौन सा सही। एक बात अगर आप इसमें कॉमन गेस लगाएंगे, ऋग्वैदिक काल में परंपराएं उतनी कठिन और रूढ़िवादी नहीं थी, कर्मकांड का उतना महत्व नहीं था, जो जैसा काम करता था वैसा रहता था, बहुत ज़्यादा दबाव किसी के ऊपर नहीं होता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक इरा आती है, तो उस समय तक जितने भी नियम कायदे थे उनको एकदम जटिल कर दिया जाता है और उन पर एक खास वर्ग का दादागिरी चलने लगता है, मतलब वर्चस्व हो जाता है। तो यहाँ सारे नियम जो है वो एकदम से ब्रह्मा की लकीर बन जाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल वाला तो ठीक मालूम होता है, श्राद्ध जैसा जो कर्मकांड है वो उत्तर वैदिक काल में ही शुरू होता है और बाद में ये बहुत कठोर परंपरा के तौर पे हो जाता है। हाँ एक चीज़ है, देखिए श्राद्ध की जो शुरुआत है ना वो ऋग्वैदिक काल में भी थी, लेकिन स्पष्ट तौर पे हमें उसका साक्ष्य नहीं मिलता है और वहाँ ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है वो इस काम में बराबरी की भागीदार होती थी। तो 30वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब इसमें दूसरा वाला सही, ठीक। पक्की ईंटों का सबसे पहले प्रयोग जो है वो हड़प्पा, माफ कीजिएगा, ऋग्वैदिक काल दिया हुआ है, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। यहाँ दोनों का जो आंसर है ना वो उत्तर वैदिक होना चाहिए था, क्योंकि हमें सही चाहिए था तो हमने दूसरे को चुना है। इसे साफ कर लेते हैं। देखिए ये वाला सही है, श्राद्ध की शुरुआत जो है वो उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है, तो दूसरा हमने चुन लिया। पहले वाले में समस्या क्या है, यहाँ ऋग्वैदिक नहीं होगा बल्कि उत्तर वैदिक होगा। पक्की ईंटों का प्रयोग पहले वहीं से शुरुआत होती है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख रहे हैं। बेक्ड जो ब्रिक्स होती हैं उनका पहली बार जो फर्स्ट यूज किया जाता है वो ऋग्वैदिक नहीं बल्कि पोस्ट वैदिक इरा जो है उसमें किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 में आपसे कहा जा रहा है कि इन द कोर्ट ऑफ विच चंदेला रूलर वॉज द कमांडेंट नेम आल्हा उदल लाइव। मतलब आल्हा उदल नाम के दो भाई थे, ये उनके कमांडर हुआ करते थे चंदेला राजा के। तो उस चंदेल शासक का नाम आपको बताना है। दोनों बेजोड़ वीर योद्धा थे और इनकी कहानियां अभी भी फेमस है मध्य प्रदेश क्षेत्र में। यहाँ पर धंग का नाम दिया है, परमादिदेव है, यशोवर्मन है और विद्याधर है। तो इसमें से परमादिदेव हो जाएगा। देखिए इसमें चंदेला शासकों के ही नाम है, तो परमादिदेव जो है इनके समय में आल्हा उदल का समय दिखाई देता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 32वें में कहा गया कि विथ रेफरेंस टू बीटी कॉटन कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो बीटी कॉटन है इसके बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो बीटी कॉटन इज द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, ये केवल एक ट्रांसजेनिक फसल है। और एन इंसेक्ट कॉल्ड बोलवॉर्म, यहाँ देखिएगा बोलवॉर्म, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, इज यूज्ड। इसका अंग्रेजी वर्जन ही आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि उसमें नाम आपको क्लियर कट दिखाई देगा, तो आप अंतर समझ सकते हैं। बताइए कि बीटी कॉटन के बारे में इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसका बी हो जाएगा। इनकरेक्ट इसमें कौन सा है? दूसरा वाला है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ जो कीट का नाम दिया है, मतलब इंसेक्ट का नाम दिया है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोल वार्म नहीं होगा बल्कि वॉल वार्म होगा। मतलब इसकी स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से बनेगी, WAL और उसके बाद BURM, ऐसा इसका स्पेलिंग होगा। यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसका दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ट्रांसजेनिक क्रॉप है और वॉल वर्म नाम का जो कीट होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इसको प्रोडक्शन के काबिल घोषित किया गया है। जो बीटी फसलें होती हैं उनमें थोड़ा विवाद हो जाता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो इनका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पे या पर्यावरण पर पड़ सकता है, तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। फिलहाल इसका दूसरा वाला मतलब बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 33वें में आपसे कहा गया कि जो मिसिसिपी नदी है उसके बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से इनकरेक्ट की आपको तलाश करनी है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। और ये इसका जो सोर्स है, मतलब नदी है तो कहीं ना कहीं से इसका उद्गम होगा। तो इसका जो सोर्स है वो लेक इटास्का है, मतलब इटास्का झील जो है वहाँ से ये निकलती है। और इसके साथ ये दिया है कि ये इंटायरली पूरा जो अमेरिका वाला क्षेत्र है उसमें प्रवाहित होती है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से जो सही स्टेटमेंट है, माफ़ कीजिएगा, जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है। गलत का चुनाव यहाँ करना है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो तीसरा वाला है उसको भी देख लीजिएगा, इट फ्लोज इंटायरली इन अमेरिका। तो रिवर मिसिसिपी के बारे में इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत है, तीनों सही है और इसीलिए हमें डी को चुनना पड़ रहा है, नॉन ऑफ दीज। अच्छी बात है। मिसिसिपी जो है ये पूर्ण रूप से अमेरिका में बहने वाली नदी, अमेरिका से बाहर नहीं जाती है और ये निकलती है इटास्का लेक से और लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आप देख ही चुके हैं। इसका मुहाना मतलब जहाँ गिरती है, निकलना तो आपने देखा ही, कहाँ पर जाकर ये समुद्र में मिलती है, तो अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती है मैक्सिको की खाड़ी से। मतलब इसका जो मुहाना है वो मैक्सिको की खाड़ी में खुलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी सही हैं इसमें। प्रश्न संख्या 34, यहाँ आपको मिलान करना है। एक तरफ कुछ जातियों के नाम दिए हैं और उनका जो क्षेत्र है वो आपको मिलाना है।
तो रोड जाति है, मेवास जनजाति है, त्यागी है और वैश्य हैं। यहाँ जिलों के नाम के तौर पे आप हरियाणा राज्य के जिले नूह, अग्रोहा, जींद और करनाल को देख रहे हैं। मिलान करके बताइए कौन सा किससे मिलेगा, और इसका जो यहाँ लिस्ट है वो दी हुई है। ठीक, इसका अंग्रेजी वर्जन इसमें ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि सब साथ में है, देख लीजिए। तो देखिए इसका डी वाला हो जाएगा। डी वाले के हिसाब से इसे अगर आप मिलाएंगे तो सही होगा, मतलब इसमें रोड जाति जो है इसका कनेक्शन किससे है, करनाल से है। चौथे वाले से मिला लीजिए। मेवास ट्राइब का संबंध जो है वो नूह से है, तो इसको आप यहाँ मिला दीजिए। ये नोआ नहीं है, वो नोआ जो पृथ्वी की प्रलय के समय आए थे और उन्होंने आर्क बनाकर लोगों को बचाया था, वो वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेवास जनजाति। और इसके बाद त्यागी को आप देख रहे हैं, त्यागी का संबंध किससे है, सामने ही मिला लीजिए, जींद से है। और वैश्य बचते हैं तो इनका संबंध अग्रोहा से है, महाराज अग्रसेन के वंशज माने जाते हैं। ऐसा आपने देखा, तो इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 35वां। इसमें नहर का नाम दिया है और संबंधित देश का नाम दिया है, तो ये पहले से मिलान किया हुआ है। ठीक है, पहले से मिलान किया है या आपको मिलाना है, मिलान करना है। यहाँ कोड दिया हुआ है, ठीक, तो कोड के हिसाब से आप देखिए कि कौन सा किससे मिलेगा। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है इसका सी वाला चुनना बेहतर रहेगा। सी वाले के हिसाब से अगर करते हैं ना तो ये सही रहेगा। मतलब सू नहर जो है ये कहाँ पे है, सू कैनाल जो है ये अमेरिका की है। कील कैनाल जो है वो जर्मनी की है, तो इसको चौथे से मिला लीजिए। वोल्गा का संबंध किससे होगा, रूस के अलावा किसी से हो ही नहीं सकता। और बचता है स्वेज, तो ये मिस्र से मिला लीजिए, काम हो गया। इसका सी वाला परफेक्ट। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका अंग्रेजी वर्जन आपने यहाँ देखा। प्रश्न संख्या 36 में आपसे कहा गया कि इन विच ओशियन इज द रोमांस ट्रेंच लोकेटेड। मतलब ये जो रोमांस नाम का गर्त है ये वो रोमांटिक वाला रोमांस नहीं है, ये एक गड्ढे का नाम है जो कि महासागर के अंदर पाया जाता है। गर्त क्या होते हैं, ये किसी भी महासागर का सबसे गहरा वाला हिस्सा होते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गहराई होती है। जैसे आप सुनते हैं ना कि पैसिफिक ओशियन में जो मैरियाना ट्रेंच है वो सर्वाधिक गहरा स्थान है, तो सही बात है, उसमें गहराई जो है काफ़ी ज़्यादा है अंदर तक। तो यहाँ आप बताइए रोमांच गर्त का संबंध किससे, और इसका जो करेक्ट आंसर है अटलांटिक हो जाएगा। ये अटलांटिक महासागर का गर्त है। ठीक, तो इसमें सी वाले को चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि सेरीकल्चर ये किसके उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो किस प्रोडक्शन से, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो बताने की भी जरूरत नहीं है। जो सिल्क वार्म होता है उसी का इसमें पालन किया जाता है। पहले तो शहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं और उस पर रेशम का कीड़ा पाल लेते हैं। बेचारा रेशम की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है। जब वो अपने पंख वगैरह बनाने के लिए कोकून बनाता है, कोकून डिजाइन करता है, तो उसी समय उसको कोकून सहित उबाल दिया जाता है और रेशम को अलग कर लिया जाता है। कीड़े के बाहर निकलने का इंतजार करेंगे तो रेशम खराब हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो इसी वजह से गांधी जी सिल्क नहीं पहनते थे, क्योंकि उसमें जीव हत्या होती है और ये नृशंसता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में कहा गया कि भारत में सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना है उसको कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था। तो मद्रास दिया है, बम्बई दिया है, कोलकाता है और प्रयागराज भी दिया हुआ है। मद्रास में खोला गया था। मद्रास में 1904 में पहली बार खोला जाता है, ज़्यादा पुराना नहीं है, हालांकि तब भी पुराना है। तो 1904 में पहली बार खोला जाता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर पहला वाला ही है, मद्रास। नेक्स्ट, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फर्स्ट इन यूरेनियम प्रोडक्शन। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है पूरे विश्व में। यहाँ कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया का दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। मतलब क्रम से आप देख लीजिए, बी वाले को चुना, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और चौथा स्थान है नामीबिया का। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया। हालांकि ये प्रोडक्शन के डाटा हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। यहाँ लिस्ट बनी हुई है पहले से और मैच भी है, लेकिन कोई एक गलत हो गया है। तो वो गलत वाला कौन सा है, बस वही आपको देखना है। एक तरफ नेशनल पार्क वगैरह दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसका संबंधित राज्य दिया है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है। इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, काजीरंगा असम में है, बेशक वही है, और राजाजी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद दिया है सतकोशिया जो है वो उड़ीसा में है। तो ये भी बात कुछ हद तक पार्शियली सही है, क्योंकि राजाजी उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब नहीं है। अब कहाँ चला गया है, ये चला गया उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड क्या था, ये उत्तर प्रदेश का ही तो उत्तरी हिस्सा था। डिवीज़न हुआ, उत्तरांचल के नाम से ये जाना जाता था। डिवीज़न हुआ बाद में 2000 में ये बना फिर नया। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो एकमात्र राजाजी वाला है, जिसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, उत्तराखंड होगी। राजाजी इसका नाम क्यों रखा गया इस नेशनल पार्क का, पुराना नेशनल पार्क है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को प्रेम से राजाजी बुलाया जाता था, तो उन्हीं के नाम पे। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 41, यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं और ये मॉडर्न या मराठा एम्पायर से जुड़ा हुआ है हिस्ट्री में, आप सीधा सीधा देख लीजिए। स्वराज वह क्षेत्र होता था जहाँ मराठों का अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था, और मुगताई वह क्षेत्र होता था जहाँ मराठा जो सामंत या सरदार होते थे वो चौथ और सरदेशमुखी जो कि शिवाजी के समय के कर थे उसको वसूला करते थे। तो आप बताइए इन दोनों क्षेत्रों के बारे में सही कथन कौन सा है। प्रश्न आप यहाँ अंग्रेजी वाला भी देख सकते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी के हिसाब से इसे हम देख लेते हैं। दूसरा वाला तो इसमें सही है मुगताई के बारे में, लेकिन पहला वाला गलत है। स्वराज वह रीजन या वह एरिया होता था जहाँ पे मराठास जो होते थे वो डायरेक्ट कंट्रोल रखते थे, इनडायरेक्ट नहीं, मतलब इनका सीधा वहाँ नियंत्रण होता था। स्वराज नाम से भी वैसे भी पता लग रहा है, मतलब अपना शासन। और मराठा सरदार जो होते थे वो चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार रखते थे। तो दूसरा वाला सही था वैसे भी, पहला वाला गलत। इसके बाद अगले वाले यानी 42वें को देखते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी संविधान सभा, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो उस जमाने में महिलाओं की भागीदारी इस प्रकार के मामलों में कम ही हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ कम संख्याएं दी हैं, लेकिन उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कुल मिलाकर 15 ही महिलाएं थीं, हालांकि और होनी चाहिए थी लेकिन उस समय इतना भी ज़्यादा था। इसके बाद 43वें को देखते हैं। 43वें में कहा गया कि कौन सी कान में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। कर्ण अस्थि का मतलब क्या है कि आपके कान में वो नहीं पाई जाती है। यहाँ कुछ हड्डियों के नाम दिए हैं, जैसे मेलियस है, इनकस है, स्टेपीज है और कार्पलस है। बताइए इसमें से कौन सी कान में नहीं होती है। तो इसे अगर आप देखें, ध्यान से देख लीजिए, कार्पल या कार्पलस जो होती है वो असल में कलाई में पाई जाती है, जो आपकी रिस्ट होती है ना उसमें पाई जाती है। बाकी जितनी भी हड्डियाँ आप देख रहे हैं, तो इसका डी वाला चुन लीजिए, ये बाहर है, ये कलाई की हड्डी है। मतलब मेलियस, इनकस और स्टेपीज तो सबसे छोटी वाली होती है, मतलब पूरे शरीर में सबसे छोटी अस्थि के तौर पे देखी जाती है। तो ये सब कान में पाई जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न संख्या 44 में आपसे कहा जा रहा है कि हरियाणा फार्मर्स कमीशन जो है इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मतलब इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है। 2012, 13, 14, 15 ऐसे दिया हुआ है। तो हरियाणा किसान आयोग जो है इसका गठन 15 जुलाई 2012 को किया जाता है। टू बी एग्जैक्ट अगर आपको डेट पता होनी चाहिए तो 15 जुलाई, ठीक 15 जुलाई 2012। आगे बढ़ते हैं, इसका ए वाला सही था। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। अकबर के द्वारा किए गए यहाँ पर काम दिए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जजिया कर की समाप्ति होती है, हरम दल को मुक्त कर दिया जाता है, मतलब हरम दल से मुक्ति हो जाती है, और जो कैपिटल है उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता है, और मजहर नाम का जो घोषणा पत्र था वो सामने आता है। तो बताइए कि इसमें अकबर के द्वारा किए हुए काम कौन कौन से। और इसका अगर आप देखें, इसमें देखिए अकबर के द्वारा किए हुए काम तो सभी हैं, लेकिन आपको अरेंज करके देखना है कि पहले उसने क्या किया और बाद में क्या किया। इसका लंबा शासनकाल था। तो जजिया टैक्स को उसने समाप्त किया था, यहाँ आप डेट देखिए पहले, जजिया टैक्स को समाप्त किया था 1564 में। हरम दल से मुक्ति वाला जो काम है वो 62 का है, 1500 वाला ही सब चलेगा। और लाहौर में राजधानी की जो शिफ्टिंग का काम है वो 85 में होता है, मतलब 1585 में, और 1579 में होता है मजहर की स्थापना का काम। तो इसी क्रम में बस आपको अरेंज करना है। तो इसका कौन सा सही है, डी वाला हो जाएगा। डी वाला है कहाँ पे, ये है, ठीक। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देखिए, छोटा करना पड़ेगा ताकि ये सब दिखाई दे। तो डी वाला इसका दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा हो जाएगा। उसी आधार पर हम इसे हल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 को देखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कलिंग अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, बस आपको यही बताना है। तो कलिंग अवार्ड की जो फील्ड है वो असल में साइंस वाला है, मतलब साइंस के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नाम से कतई ये अंदाजा नहीं लगेगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। हरियाणा विधानसभा का डिजाइन तैयार करने वाले जो वास्तुकार थे उनका नाम ली कार्बुजियर था, ठीक है। तो यहाँ आपको नाम भी पता होना चाहिए। फिलहाल वो किस देश से बिलोंग करते थे ये पूछा गया है। तो ली जो शब्द है ये किसके साथ लगता है, मतलब ये ज़्यादातर जो फ्रेंच वर्ड होते हैं उसी में इस्तेमाल होता है, नाम के साथ लगता है। तो आराम से आप चुन सकते हैं, ये फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रांस के वासिंदे थे। इसके बाद 48वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सोजिम नाम की जो संसद होती है वो किस देश में पाई जाती है। अपने अपने कंट्री में लोग जो संसद भवन होते हैं उनके नाम रखते हैं, मतलब जो संसद होती है उसका नाम रखते हैं। तो सोजिम कहाँ पे कहा जाता है, पोलैंड में कहा जाता है, या नॉर्वे में कहा जाता है, या स्वीडन, या फिर मलेशिया। तो पोलैंड की जो संसद है उसको सोजिम के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक। तो पोलैंड हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोसीडर टू रिमूव इट, मतलब गवर्नर को हटाने का जो प्रोसीडर है, इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कहीं भी संविधान में हमें मेंशन मतलब उल्लेख नहीं प्राप्त होता है।
और इट इज़ अपॉइंटेड ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये राष्ट्रपति के प्लीजर से अर्थात उसी के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गवर्नर के बारे में कौन सा करेक्ट है। राज्यपाल का पद सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसको हटाने की प्रक्रिया संविधान में कहीं है ही नहीं। हालांकि हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो अक्षुण्ण पद है, लेकिन फिर भी। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ आपको करेक्ट ही देखना था ना, तो सी वाला हो जाएगा। दोनों सही है इसमें। मतलब राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक से ज़्यादा राज्यों में भी वो काम कर सकता है, करते भी हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और हटाए जाने का प्रावधान संविधान में कहीं भी वर्गीकृत नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, यानी 50वां। भालिया नाम की जो किस्म है, ये भालिया एक वेराइटी है। अब किस चीज़ की वेराइटी है? कोई खाद्यान्न है, लेकिन उसमें से कौन सा होगा? चावल की नस्ल है, गेहूं को कहा जाता है, मतलब गेहूं की कोई प्रजाति है, चने को कहा जाता है, या मक्के की प्रजाति है? तो ये गुजरात राज्य में उत्पन्न होने वाले गेहूं की एक खास किस्म है, इसी को कहा जाता है भालिया। इसकी जो जगह है उसको भी याद रखिएगा, भालिया ये गुजरात का है गेहूं। यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद 51वें में चलते हैं। हाल ही में गगनयान में भेजा जाने वाला, अर्थात गगनयान के साथ भेजा जाने वाला मानव रोबोट है। अब ये क्या है? मतलब मानव रोबोट का नाम आपको बताना है। तो यहाँ रोबोटों के नाम दिए हुए हैं और इसमें से आपने कई बार पढ़ा होगा, व्योम मित्र नाम है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा और ऐसे भी चर्चा का विषय था। इसके बाद 52 को देखते हैं। 52 में कहा गया कि कौन सा ऐसा देश है या कंट्री है जिसे कि मलेरिया फ्री घोषित किया गया है अभी हाल फिलहाल में। ये काम जो मुक्त घोषित करने का काम है ये WHO करता है। तो चीन को अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है हाल फिलहाल में, और पूरी दुनिया जिस दिन कोरोना मुक्त हो जाएगी वो ज़्यादा अच्छा दिन होगा। खैर, तो चीन। इसके बाद आगे चलते हैं। और चीन के रहते रोग मुक्त दुनिया हो जाए, ऐसा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। ये वायरसों की फैक्ट्री है, इजाद करता रहता है, एक खत्म होता है तो दूसरा भेज देता है। 53वें को देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक? ओलंपिक खेल चल रहे हैं और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक उनका समापन हो गया हो। अब ये मुझे भी नहीं पता है, आप भी नहीं जानते हैं। तो जितने भी मेडल भारत ने जीते हैं, अभी 2012 वाला जो ओलंपिक था उसमें सर्वाधिक मेडल जीते थे। अब इस बार वाले में देखना है क्या होता है। तो MC मैरीकॉम, PV सिंधु, साइना नेहवाल और कर्णम मल्लेश्वरी। आपको बताना ही है कि सिल्वर मेडल पहली बार किसने जीता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो PV सिंधु हो जाएगा। इस बार भी उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन और बेहतर होना चाहिए था। इस बार कांस्य से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। तो 2016 का जो समय था, मतलब 2016 वाला जो ओलंपिक था, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। 54वें में कहा गया कि लोक लेखा समिति जो है उसके बारे में जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ी ये संसदीय समिति है, ऐसा दिया हुआ है। कुल मिलाकर 30 मेंबर होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब चुनाव किस विधि से होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देखिएगा। यहाँ बात हो रही है पब्लिक अकाउंट कमेटी की और उसी के बारे में ये 4 स्टेटमेंट है। देखिए, इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है, इसमें सही देखना था तो सही सिर्फ पहला वाला है, बाकी जितने हैं वो सब गलत है। देखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें टोटल मेंबरों की संख्या होती है 22 और इसके जो चेयरमैन हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब मनोनीत होते हैं। और एस्टीमेट कमेटी जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी के तौर पे देखी जाती है। और यहाँ क्या दे दिया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो लार्जेस्ट है, तो बाकी सभी गलत हो गए हैं, केवल पहला वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया होती है, उसमें सहायता करने वाला प्रोटीन, इसका निर्माण लिवर में होता है। ठीक, इतना दे दिया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जो प्रश्न आपको यहाँ दिए जा रहे हैं उनके फैक्ट को भी एक जगह नोट कर सकते हैं आप, या याद रखना हो तो याद कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है ये असल में बनता कहाँ पे है? लिवर में बनता है, इतना दे दिया है। अब आपको बताना है कि ये प्रोटीन है कौन सा, उसका नाम बताना है। तो स्पष्ट है, आपने कई बार इसको भी बायो में देखा होगा, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। फाइब्रिनोजन कहा जाता है उसको, ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ठीक, तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है? लिवर में होता है और इसका काम क्या होता है? ब्लड की क्लोटिंग करना, मतलब उसमें सपोर्ट करना। इसके बाद 56 को देखते हैं। 56 में कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है, उसमें से सही की तलाश आपको करनी है और इसका अंग्रेजी वर्जन देखिएगा। मुंबई इज लोकेटेड ऑन आइलैंड ऑफ सालसेट। सालसेट नाम का जो आइलैंड है उस पर मुंबई लोकेट करता है। सैंडल पीक इज लोकेटेड इन मिडिल अंडमान। सैंडल पीक जो चोटी है उसकी लोकेशन कहाँ पे है? मध्य अंडमान में है। कयाक यूज्ड फॉर फिशिंग एंड आइलैंड इनलैंड सेलिंग, मतलब इसमें ऐसा दिया हुआ है जो कयाक होती है उसके बारे में। और इसके बाद बल्लम कल्ली दिया हुआ है, ये वर्ड ध्यान से देखिएगा, बल्लम कल्ली। ये केरला में आयोजित होने वाली एक बोट रेस है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अलग अलग प्रकार के 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं।
तो इसका हो जाएगा सी वाला। पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन ये जो दूसरा दिया है यही एकमात्र इसमें खराब कर दिया है, ये गलत है। सैंडल पीक की लोकेशन कहाँ है? ये नॉर्थ अंडमान में है और यहाँ मिडिल अंडमान दे दिया है, तो इसीलिए गलत हो गया है। बाकी सभी सही है। सालसेट नाम के द्वीप पे मुंबई शहर बसा हुआ है और ये जो इनलैंड सेलिंग का काम है कयाक में होता है। इसके अलावा बल्लम कल्ली के बारे में भी बोट रेस वाला सही दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न में पूछा गया कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है, उस पर विचार कीजिएगा। तो इन्हें संविधान के द्वारा अत्यांतिक रूप से प्रदान किया गया है, मतलब किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता है, इनका हनन नहीं हो सकता है, ये दिया हुआ है। और जो 24वां अमेंडमेंट होता है संविधान में, उसके द्वारा इनकी लिमिट बांध दी जाती है, इन्हें सीमित कर दिया जाता है। ये युक्त निर्बंधन के द्वारा लागू होते हैं, मतलब इन पर जो युक्त निर्बंधन है यानी कलाकारी करके प्रतिबंध लगाने की जो प्रक्रिया है वो लागू होती है और ये संशोधनीय और परिवर्तनीय है। तो आप बताइए कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके बारे में इसमें से कौन सा सही है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ देख रहे हैं और पूरे विकल्प भी दिखाई दे रहे हैं, बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा ए वाला, माफ कीजिएगा ये 57 जो है इसका सी वाला सही है। इसमें ए वाला चुनेंगे तब तो गलत हो जाएगा ना, पहला दूसरा तीसरा ये वाला नहीं होगा, सी वाला होगा इसका। ठीक, सी वाले का मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरा तीसरा और चौथा जो है वो सही है, लेकिन पहले वाले में जो कह दिया है कि ये पूरी तरह से अत्यांतिक रूप से नागरिकों को दे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ विशेष परिस्थिति या कुछ जो खास चीज़ें होती हैं जिसमें लगे कि संविधान की अवहेलना हो रही है या फिर देश के ऊपर कोई खतरा हो सकता है, तो उस परिस्थिति में राज्य के द्वारा इसको छीना जा सकता है। उस परिस्थिति में राज्य के द्वारा छीना जा सकता है, वो भी इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये भी कह देना कि अत्यांतिक रूप से दिया जाता है ये सही नहीं। बाकी तीनों इसमें परफेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए हमने सी को चुना है, पहले को छोड़कर सभी सही। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 58 और 58 में आपसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज़ नॉट बीन चेंज बाय 97th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे दिया है 97 नंबर का, और पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद इसके द्वारा परिवर्तित नहीं हुआ है या परिवर्तनीय नहीं है। तो 58 का ए वाला हो जाएगा। देखिए 97 नंबर का जो संशोधन हुआ था ना, ये 2011 का है। सहकारी समितियों से इसका संबंध है और सहकारी समितियों से संबंधित जो प्रावधान है उनको संविधान में शामिल किया गया, ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से ए वाला होना चाहिए, क्योंकि ए वाला जो अनुच्छेद है वो इससे परिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 59 में एक साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, और इसमें कहा जा रहा है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाता है। मतलब आप किसी द्रव या लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो उसके सरफेस टेंशन में वृद्धि होगी। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस पर सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। तो आप बताइए, अब इसमें आप देखिए कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का खुद ही विरोध कर रहे हैं, तो इसमें से कोई एक ही सही होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर आते आते जो सरफेस टेंशन है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ताप बढ़ने पर इसमें कमी आ रही है। और पहला वाला स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि ताप बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। सही कौन सा है बताइए। अब इसमें चूंकि आपको सही नहीं देखना था, गलत देखना था, तो इनकरेक्ट की तलाश कीजिएगा। देखिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। ए वाले को चुनते हैं क्योंकि यही गलत है। सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। अगर आप किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो उसमें कमी आती है। दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, अर्थात टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, और इसका उल्टा आप समझ सकते हैं, मतलब सरफेस टेंशन जो है वो घटेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर तक आते आते ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका पहला वाला गलत। इसके बाद नेक्स्ट गलत देखना था उसमें 60वें वाले में आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाई वायरस, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वायरस अर्थात विषाणु के द्वारा नहीं होती। तो इसमें आप आराम से गेस कर सकते हैं, जो कैंसर है, कर्क रोग है, वो असल में वायरस या बैक्टीरिया या किसी प्रकार के जीव से नहीं होता है, वो शरीर के अंदर ही पनपता है। इसमें रेडिएशन कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकता है और काफ़ी हद तक होता है। और भी कई वजह होती है, लेकिन रेडिएशन सबसे बड़ा रीज़न होता है। कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि होती है या कोशिकाओं में विकार पैदा हो जाता है, तो वही बन जाता है कैंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, और इसका मतलब यह है कि ये तीनों बीमारियां जो है ये वायरस से होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कहा गया कि फोलिक एसिड का संबंध किससे है, मतलब ये किस काम में आते हैं। तो ये डिके करते हैं, मतलब डिके करने के काम में आते हैं। जो WBC होती है उसे, यानी वाइट ब्लड कॉर्पस की बात हो रही है, या फिर वाइट ब्लड कॉर्पस के प्रोडक्शन में काम आते हैं, उसे बनाने में मदद करते हैं, या रेड ब्लड कॉर्पस जो होता है यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसको बनाने में काम आते हैं, या उनके डिके में काम आते हैं, बताइए। तो फोलिक एसिड हम लोग कब सेवन करते हैं, जब रक्त के अंदर कमी हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन घट जाता है, तब जो फोलिक एसिड वाला टॉनिक है वो डॉक्टर आपको बताता है, कहता है कि उसे खाइए या पीजिए, तो उससे आपका जो रक्त है मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा,
निर्माण में ये योगदान करते हैं, इसका सी वाला सही है। फोलिक एसिड और विटामिन B12, विटामिन बी की फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो आरबीसी के प्रोडक्शन में इनका रोल होता है। तो विटामिन B12 और ये जो फोलिक एसिड है, इनका काम क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 में कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लिम्फेटिक सर्कुलेशन, मतलब जो लसिका परिसंचरण होता है अर्थात उसका सर्कुलेशन होता है, उसमें कौन सा कथन, यहाँ जितने भी कथन दिए हैं उसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात गलत की तलाश आपको करनी है। तो लिम्फ जो है वो एक प्रकार का लिक्विड होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा की तरह से होता है, मतलब रक्त प्लाज्मा के जैसा होता है, और ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। जो लिम्फ होता है यानी लसिका, वो असल में लिम्फोसाइट बनाने का काम करता है, और ये वाउंड हीलिंग में काम करता है, मतलब मदद करता है, जो घाव होते हैं उनको भरने का काम करता है। और इसका जो सर्कुलेशन है वो हार्ट में अगर देखा जाए तो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में होता है। तो आप बताइए कि लसिका परिसंचरण जो है उसके बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। देखिए, लसिका का संचरण जो होता है, सर्कुलेशन जो होता है, वो केवल एक डायरेक्शन में होता है। यहाँ जो दे दिया है ना कि दोनों दिशा में होता है, तो यही वाला इसमें गलत है, डी वाला इसमें गलत है, बाकी तीन सही। इसके बाद 63वें को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि शिरा जो होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय में बाइक स्पीड होता है, और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ऐसा दिया हुआ है। तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारा हृदय जो है वो एक मुट्ठी के आकार की संरचना वाला पंप है, जो कि शरीर में रक्त को पंप करने का, मतलब प्रेशर बना के भेजने और वापस बुलाने का काम करता है। ये रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, और वृक्क को जब भेजता है तो वो उसका शोधन करके शुद्ध रक्त को वापस करता है, यही काम होता है। तो जिन नसों में शुद्ध रक्त बहता है उनको धमनी कहा जाता है, और जहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है, प्रायः ऐसा ही होता है, कुछ मामलों में नहीं, तो जहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है उसे शिरा कहा जाता है। अब इसमें बताइए, और हृदय के 4 वेश्म होते हैं, मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं, आलिंद और निलय के नाम से हम उन्हें जानते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें से सही कौन सा है? इसका अगर हिंदी वर्जन देखने में दिक्कत हो रही हो तो अंग्रेजी वाला देखिए। इसमें देखिए, इसका सी वाला हो जाएगा, चूंकि हमें करेक्ट चाहिए तो सी वाले को चुन लेते हैं। दूसरा वाला इसमें सही नहीं है। दूसरे वाले में समस्या क्या है? क्योंकि दाएं आलिंद और दाएं निलय, दायां आलिंद जो होता है ना और दायां निलय, यहाँ पे जो नाम दिया है वो गलत दिया है। इनके बीच में ट्राइक स्पीड वॉल्व होता है, यहाँ क्या दिया है? बाइक स्पीड वॉल्व दिया है, तो यही गलत है। वाल्व तो होता ही है लेकिन वो बाइक स्पीड नहीं होता है बल्कि ट्राइक स्पीड होता है, ये सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये जब वाल्व खराब हो जाता है तो शरीर में बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, इसका ट्रांसप्लांट करना ही एकमात्र उपाय होता है। अगले वाले को देखते हैं। डायनासोर का संबंध किस युग से था, ये आपको बताना है, मतलब किस इरा से ये बिलोंग करते हैं। इरा, एपोच और पीरियड आप सुने होंगे ज्योग्राफी में। तो प्री कैम्ब्रियन से इसका संबंध है, कैम्ब्रियन से है, या कार्बोनिफेरस से है, या फिर मेसोजोइक से है। अब इसमें से आप बताइए। तो यहाँ चूंकि एरा पूछी जा रही है, नहीं तो जुरासिक दिया होता अगर पीरियड वगैरह होता। तो इसमें देखिए 64 का हो जाएगा डी वाला। मेसोजोइक जो युग होता है, मतलब एरा होती है, उसमें डायनासोर पाए जाते थे, और जुरासिक युग से इनका कनेक्शन हम क्यों जोड़ते हैं? जुरासिक अच्छा नाम क्यों रखा गया? माफ कीजिएगा, इसमें मेसोजोइक होगा, इसका डी वाला सही। जुरासिक नाम हम लोग, जो स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है उसका निर्माण उसी काल में हुआ था, तो इसीलिए उसी पीरियड के नाम पे जो जुरासिक पीरियड है उसका नाम पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 65 को देखते हैं। 65 में कहा गया कि वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इस्टेब्लिश, विश्व का पहला परमाणु बिजली संयंत्र या घर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? यहाँ आप देशों के नाम देख रहे हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया वगैरह, तो इसमें रूस हो जाएगा, रशिया, ठीक है, रशिया में ये इस्टेब्लिश किया गया है। अगला देखते हैं 66वां। इसमें कहा गया कि वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ शीर्षा बंदला, या बांदला इन्हें कहा जाता है, असल में यहाँ पे थोड़ा सा नाम जो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो ये मूल रूप से इनका जन्म स्थान कहाँ है? ये भारतीय मूल की तो है, अभी जाकर विदेश में बस गई हैं, और अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी भारतीय महिला के तौर पे देखी जा रही हैं। तो इनका जन्म स्थान इसमें से देखकर बताइए। ये आंध्र में पैदा हुई थी, तेलंगाना में, कर्नाटक में, या फिर केरल में? अब इसका हो जाएगा ए वाला। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आंध्र का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है उसे आप याद रखिएगा। और ये जितने भी बुद्धिमान साइंटिस्ट होते हैं ये अपना देश छोड़कर दूसरे देश में प्रसिद्धि के लालच में, या आप कह लीजिए कि संपन्नता के लालच में जाते हैं, तो ये ब्रेन ड्रेन का प्रोसेस है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी उनकी भी ये होती है कि यहाँ पर उन्हें उतने संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। खाने के पदार्थों में अगर आपको स्वाद बढ़ाना है तो उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? सोडियम मिथाइल, मोनोग्लूटामेट, या फिर मोनोकार्बोनेट, या मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो कुछ दिनों पहले अभी मैगी को लेकर हड़कंप मचा हुआ था कि उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी लेड का जो अमाउंट है, मतलब ये सब चीज़ें स्वादवर्धक होती हैं।
तो इन्हें आवश्यकता से ज़्यादा, जितना तय मानक है उससे कई गुना ज़्यादा मिक्स किया गया है। तो ये बच्चों के तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह। और उस समय पाबंदी लगी थी, मैगी एकदम से बैन हो गई थी, लेकिन अब फिर धड़ल्ले से बिक रही है और वही वाला अनुपात है, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। नेस्ले ऐसा नहीं है कि सुधर गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? नाम आपने सुन ही लिया है, तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट होगा। एक तय मानक तक ये हानिकारक नहीं होता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा होती है और कोई भी जो पैकेट बंद फूड बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो इसका प्रायः पालन नहीं करती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 68वां। चूंकि स्वाद अच्छा रहेगा तो बिक्री अच्छी होगी। अब यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि विच एनिमल बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग से किसका संबंध है? तो एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें ऐसा कौन सा जीव है? मेढक होता है, जो कि पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। हाँ, अगर मेढक यहाँ नहीं दिया होता तो आप कछुए को चुन सकते थे, जो कि पार्शियली जमीन पर रहता है। अंडे वगैरह देने के लिए सूखे इलाकों में जाता है, जहाँ बालू होता है या थोड़ी पोली मिट्टी होती है, और उसमें वो खोद कर गहरा गड्ढा बनाकर, ये बहुत तेज खुदाई करते हैं, तो खोद कर जो मादा कछुआ है वो अपने अंडे देती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। वो अपने बच्चों को देखने नहीं आती है। बच्चे अंडे में से निकलते हैं और उसके बाद अपने चलते हुए जो नज़दीकी जल स्रोत होता है, जहाँ उनकी मम्मी रहती है, वहाँ चले जाते हैं बच्चे। ठीक, ऑलिव रिडले के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें से हो जाएगा मेढक। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 69। इसमें कहा जा रहा है कि जो समसूत्री विभाजन होता है यानी मिटोसिस होती है, उसके बारे में कुछ 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो जो प्रोफेज स्टेट होती है वो इसमें काफ़ी एडवांस्ड होती है, बड़ी होती है, मतलब एडवांस होती है। और विभाजन जो इसका होता है, मतलब सेगमेंटेशन, उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। और आनुवांशिक जो विविधता है वो नहीं पाई जाती, मतलब जेनेटिकल डाइवर्सिटी इसमें नहीं पाई जाती। और विभाजन जर्म सेल में होता है, ये दिया हुआ है। तो आप बताएं कि ये जो मिटोसिस है इसके बारे में इसमें से सही कौन सा है? सही की तलाश करनी। तो इसका हो जाएगा, इसमें देख लीजिए पहले सी वाला। सी वाले के हिसाब से इसे देखिए, सी वाला एकमात्र इसमें सही है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है। और ये जो प्रक्रिया है ये सोमैटिक सेल्स में होती है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है? जर्म सेल। और विभाजन में इसके कम समय लगता है। और प्रोफेज स्टेट जो होती है वो छोटी होती है, एडवांस नहीं होती है, बल्कि उसकी जो मात्रा होती है वो छोटी होती है। इसमें डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, यही एकमात्र इसमें सही था। तो सी वाले को हमने चुना, बाकी सभी गलत है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। और इसमें कमेटीज दी हुई हैं। ठीक है, कमेटी दिया है और उनका कार्य दिया है। मिलान आपको पहले से किया हुआ है। पूछा ये जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, बस वही बता दीजिए। तो इसमें आप देख लीजिए, रंगराजन समिति का संबंध बेरोजगारी से था, ऐसा इसमें दिया हुआ है। सरकारी आयोग जो था वो केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ था। स्वामीनाथन कमेटी ये राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन के लिए बनाई गई थी। और एल के झा कमेटी ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उस पर अपनी कार्रवाई के लिए, मतलब जांच पड़ताल के लिए अपॉइंट की गई थी। तो बताइए कि इसमें से मिसमैच कौन सा है? एक से ज़्यादा या इसमें 3 भी हो सकते हैं गलत। फिलहाल इसका बी हो जाएगा। बी के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पर पहला और तीसरा। ठीक, पहला तीसरा चुन लेते हैं। पहला वाला गलत है, रंगराजन और स्वामीनाथन। कैसे? तो देखिए, रंगराजन कमेटी जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। इसका संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से है। और स्वामीनाथन कमेटी का संबंध है पॉपुलेशन पॉलिसी से। बाकी जो दोनों दिया है ना, सरकारी आयोग और एल के झा कमेटी, वो सही दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। आगे चलते हैं, लॉरेंज कर्व के बारे में आपको दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसमें से वो किसका मापन करता है, मतलब मीजरमेंट में काम आता है, कौन सी चीज़ के। तो ये जो वेग रेट होता है, मतलब मजदूरी दर होती है, उसमें नापने के काम में आता है, या उसे शो करने के काम में आता है, चूंकि वो ग्राफ है। और बेरोजगारी को नापने के काम में आता है, या जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है उसको मीज़र करता है, या अमाउंट ऑफ करेंसी को मीज़र करता है। तो ये आर्थिक विषमता को नापता है, मतलब इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटी होती है उसके मापन का ये एक सूचक होता है, या उसे दर्शाने का काम करता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 72 में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से पत्र मुद्रा जो होती है उसके संबंध में सही कौन सा है। तो पत्र मुद्रा यानी जो पेपर करेंसी होती है उसके निर्गमन का दायित्व आरबीआई के पास, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और पहला निर्गमित नोट आरबीआई के थ्रू 1 रुपए का था। समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है, इसमें जो दूसरा वाला उसमें आरबीआई का नाम कहीं नहीं है, तो उसको मत जोड़िएगा। इसमें मोटे तौर पे बस बताया गया है कि पहला जो नोट निकलता है वो 1 रुपए का होता है। तो इसमें से सही क्या है? ये प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख सकते हैं। पेपर करेंसी के बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट दे रखे थे। तो आप जानते हैं कि 1 रुपए का जो नोट होता है वो रिजर्व बैंक नहीं जारी करता है, उसको जारी करने वाली संस्था दूसरी होती है। और कौन सी संस्था होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उस पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं ये भी बताना है, क्योंकि सामान्य नोट जो आप देखते हैं वो आरबीआई जारी करता है और उसमें रिजर्व बैंक के जो तत्कालीन गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 1 रुपए के नोट के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास होगा तो उसको उठा के देखिएगा। तो इसमें देखकर बताइए फिलहाल करेक्ट कौन सा है। करेक्ट है आपका इसमें से ए वाला,
ठीक है, पहला दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरे वाले में समस्या है। वही कहा गया ना, ऑल करेंसी नोट आर इशू बाय आरबीआई, गलत है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी जितने करेंसी नोट हैं उनको आरबीआई लॉन्च करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 में 3 स्टेटमेंट हैं और नीति आयोग के बारे में ये जानकारी देते हैं। तो इसमें से सही की तलाश आपको करनी थी। दिया हुआ है कि इसके सहयोग से पूर्ण संघवाद को बढ़ावा मिलता है और पूरी तरह से ये विकेंद्रीकरण वाली जो प्रवृत्ति है उस पर काम करता है। योजना के निर्माण में केंद्र और राज्य सहभागी होते हैं और नीति आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ एडवाइस दे सकता है। ये एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है। योजना आयोग का ये उत्तराधिकारी कहा जाता है, लेकिन योजना आयोग से इसकी शक्ल काफ़ी भिन्न है और योजना आयोग की तुलना में इसकी शक्तियाँ बहुत कम हैं। मतलब ये सरकार के हाथ की कठपुतली है। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 73वें को आप देख रहे हैं, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ देख लीजिए। इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला। तीनों कथन सही है, तीनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है, मतलब इनकरेज करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, अच्छी बात है, तो ये सही हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन को ये बढ़ाने का काम करता है, उसका नेचर ही ऐसा है। और सेंट्रल स्टेट जो पार्टिसिपेशन है उसमें ये प्लानिंग के साथ काम करता है, एडवाइस देता है, सभी सही है इसमें, तो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 74 में चलते हैं। राजस्व प्राप्तियों के बारे में कौन सी मद इसमें से शामिल है वो आपको देखना है। तो उसमें मतलब राजस्व प्राप्ति जो होती है उसमें कर आता है, रेमिटेंस आता है और निवेश पर ब्याज आता है। बताइए इसमें से कौन कौन से आते हैं, मतलब कौन से आइटम जो होते हैं वो रेवेन्यू रिसीप्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। और इसका हो जाएगा डी वाला। इसमें सभी तो आते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि नहीं आता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती है उसमें इंक्लूड करने के लिए जो टैक्सेस होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है, रिमिटेंस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी आप शामिल करते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिटेंस वैल्यू, उसको भी इन्वॉल्व करते हैं और भी कई सारे होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तुजू दर्रे के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किन दोनों एरिया को जोड़ता है। दर्रे जो होते हैं एक आने जाने का मार्ग या एक मार्ग पर्वतों के बीच में से ऊंची ऊंची जो पहाड़ की चोटियां होती हैं उनमें से उपलब्ध कराते हैं। दर्रे का शाब्दिक अर्थ होता है द्वार या दरवाजा। तो यहाँ ये किन चीज़ों को जोड़ता है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मणिपुर और म्यांमार के बीच में ये स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मणिपुर को ये म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तुजू पास का काम क्या है, मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करना। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 76 में पॉलिटी का क्वेश्चन है। जो आर्टिकल नंबर 3 है उसके संबंध में आपसे 3 स्टेटमेंट देकर पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। तो देखिए, राज्यों के निर्माण के लिए विधेयक को विधानसभा में विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। ऐसा विधेयक संसद के द्वारा अनुमोदित होता है और राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ संसद को भेजा जाता है। अब इसमें से आप बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न आप यहाँ देख लीजिए, रेफरेंस टू आर्टिकल नंबर 3, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से आपको करेक्ट की तलाश करनी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही है, पहले दूसरे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तीसरा वाला है उसे ध्यान से देखिए। आर्टिकल नंबर 3 के तहत जितने भी नए राज्य होते हैं, मतलब न्यू स्टेट का क्रिएशन, फॉर्मेशन, रीनेम करना, उनका फिर से नाम रखना, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसमें अंडर दिस अगर देखा जाए तो द रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट। संबंधित राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको भेजा जाता है। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ उल्टा दे दिया है, पार्लियामेंट को भेजा जाता है। तो इसलिए तीसरा वाला इसमें गलत है, पहला दूसरा सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 को ध्यान से देखिएगा। पी साईनाथ का संबंध किस प्रोफेशन से है, मतलब ये किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। और रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार है, वो इन्हें दिया जा चुका है। ये मद्रास के रहने वाले हैं, मतलब जन्म स्थान इनका मद्रास है। तो इसमें हो जाएगा पत्रकार। रवीश कुमार जी को भी दिया गया है अच्छी पत्रकारिता के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 को देखिएगा। इसमें जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उसके बारे में बात हो रही है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं, इसका अंग्रेजी वर्जन देख लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक ये फैला हुआ है और इसके अंतर्गत जो संबंधित राज्य है उसके पास संप्रभु अधिकार होते हैं, यानी वही सर्वे सर्वा होता है। और इस पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी जो संधि है उसके नियम लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो समुद्री कानून संधि है उसके जितने भी रूल हैं वो इस पर अप्लाई होते हैं, ऐसा दिया हुआ है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही थी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा, चूंकि हमें करेक्ट चाहिए और इसमें तीनों सही। मतलब आप इसमें देख लीजिए, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक ये फैला है और इसके अंतर्गत जितने भी राज्य संबंधी अधिकार होते हैं वो संप्रभु होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून जो संधि होती है उसके नियम इस पर लागू होते हैं। चूंकि बेस लाइन से इसका कनेक्शन है तो जो समुद्री नियम है वो तो लागू होंगे ही। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए। इसमें कहा गया कि बाल कवि बैरागी जो है इनका संबंध किस क्षेत्र से है।
यहाँ नाटककार के तौर पे दिया है, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं और इसके अलावा ऑथर यानी लेखक हैं। तो ये लेखक भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, ठीक है, इनका दोनों क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इसमें ऑथर को चुन लेते हैं, अगर पॉलिटिशियन दिया होता तो उसको भी चुन लेते। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 ये किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया है और अभी हाल में इसका नाम बदलने की घोषणा हुई है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें बताइए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल, इसमें से नाम कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। 2020 वाला रोहित शर्मा को दिया गया है, क्रिकेटर है, ये बताने की जरूरत है नहीं, तो इसका बी वाला सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस पुरस्कार का नाम अब बदल दिया गया है। प्रश्न संख्या 81, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल इनका नाम है। ये एक व्यक्ति के नाम पर पुरस्कार का नाम रखा गया है, तो ये है प्राइज, ठीक है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल प्राइज या पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? विनय बधावर को दिया गया है, आदिल सुमरीवाला को दिया गया है, अजय सिंह को, या फिर हिमांता बिस्वा। तो 81 का हो जाएगा ए वाला। ये जो प्राइज है ये विनय बधावर को दिया गया है। तो आप ये बताइएगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब किस चीज़ के लिए दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में रामप्पा टेम्पल आ गया है और रामप्पा टेम्पल अभी हाल फिलहाल में एक नई विश्व विरासत जो है वो हमारे खाते में जुड़ी हुई है, मतलब यूनेस्को में एक नया स्थान शामिल हो गया है भारत का, जो कि 39वां है, 39वें नंबर का है। अब यहाँ यही सब दिया हुआ है। तो रामप्पा टेम्पल जो है ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है, ऐसा दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य में इसकी लोकेशन है और सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। स्थापत्य जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी, वो यूनेस्को में जब स्थान पाती है तो उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड या उसके संबंध से जो मतलब पीछे का इतिहास है या हिस्ट्री है, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, देखिए रामप्पा टेम्पल के बारे में इसमें से बी वाला सही हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, इसीलिए हमने बी को चुना है। ये 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का, लेकिन दूसरा वाला इसमें गलत है। इसकी आंध्र प्रदेश वाली लोकेशन, ये आंध्र में था लेकिन अभी कहाँ है, तेलंगाना में चला गया है। तेलंगाना राज्य में फिलहाल अवस्थित है और इसे अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं और 83वें क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो अतनु दास हैं इनका संबंध किस स्पोर्ट से है। खेल से संबंधित प्रश्न बनेंगे, इस बार इक्का दुक्का ही सही लेकिन प्रश्न आएंगे। तो यहाँ देख लीजिए कौन से खेल से ये संबंध रखती हैं। इनका संबंध जो तीरंदाजी होती है उससे, भारत से संबंधित ही ये हैं और तीरंदाजी से इनका संबंध। इसके बाद 84 को देखते हैं। 84 में कहा गया कि सबसे ज़्यादा अम्लीयता वाला जो प्रदेश है वो कौन सा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई एसिडिटी कहाँ पे पाई जाती है। तो डेजर्ट में पाई जाती है, सवाना में होती है, कोनीफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं, शंकुधारी वन वहाँ होती है, या एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। देख लीजिए और बताइए। अम्लीयता जो मिट्टी में पाई जाती है वो कभी भी उपयुक्त नहीं होती है, वहाँ वनस्पतियाँ अच्छी नहीं हो सकती। तो ये शंकुधारी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। और सबसे कम अगर देखें तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ अम्लीयता अपने आप घट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश इसमें कहाँ होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है। तो अगर उल्टा पूछता कि सबसे लोवेस्ट कहाँ पाई जाती है तो आप एवरग्रीन को चुनते, लेकिन चूंकि यहाँ पूछ रहा है सबसे हाईएस्ट तो आप कोनीफेरस को चुनेंगे। इसके बाद 85 में चलते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला प्रदेश इसमें से कौन सा है, मतलब हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाला रीजन आपको बताना है। यहाँ पे ब्रिटिश इक्विवेलेंट है, मेडिटेरियन वाला है, चाइना इक्विवेलेंट है और मानसून क्लाइमेट है। तो मानसूनी क्लाइमेट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसमें आप आराम से चुन सकते हैं, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, मानसूनी तुल्य जो जलवायु होती है उसमें। इसके बाद 86 जो हिमनद होते हैं, हिमनद का मतलब ग्लेशियर्स, उनके द्वारा जो टोपोग्राफी बनती है वो यहाँ पर दी हुई है। कोई एक उनके द्वारा निर्मित टोपोग्राफी नहीं है, अर्थात स्थलाकृति नहीं है। तो उस स्थलाकृति को आपको बाहर करना है इसमें से। देखिए फ्योर्ड है, ड्रमलिन है, गीजर है और हार्न है। तो इसमें पहचानना आसान है। गीजर जो होता है उसका काम क्या होता है, आपके घर में जो बाथरूम में गीजर लगा रहता है पानी गर्म करके आपको देता है ना। तो ये जो गीजर होते हैं ये प्रकृति में भी इसी प्रकार के होते हैं, मतलब ये गर्म जल के फव्वारे होते हैं। तो हिमनद ठंडी चीज़ है, बर्फ की चट्टान इसका मतलब है ग्लेशियर। तो ये गर्म पानी कहाँ से देगा या उसको कैसे बना सकता है, तो गीजर इससे बाहर हो जाता है। बाकी सभी जितने भी हैं जैसे फ्योर्ड है, ड्रमलिन है, हॉर्न है, ये सब हिमनद के द्वारा, मतलब जो ग्लेशियर होता है उसके द्वारा डिज़ाइन की गई टोपोग्राफी। अब इसमें जो गीजर होता है ये भूमिगत जल से निकलने वाली आकृति है, आकृति या चीज़ आप कह सकते हैं, मतलब अंडरग्राउंड वाटर का इसमें रोल होता है। इसके बाद 87 को देखते हैं। म्यांमार में तख्ता पलट करके गद्दी पर कौन आसीन हो गए हैं, वहाँ मतलब राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, यहाँ नाम दिया हुआ है। तो 87 का ए वाला हो जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मिन ऑन्ग हलांग जो, ये इनका पूरा नाम है मिंग ऑन्ग हलांग जो की, इतना लंबा नाम है। तो ये म्यांमार के सेना के प्रमुख हैं
और यहाँ सेना अपना कब्जा कर ली है। ऐसा तख्ता पलट जब होता है तो उसमें मिलिट्री अपना रोल प्ले करती है, वही महत्वाकांक्षी हो जाती है, तो वहाँ की राजनीतिक पार्टी को हटाकर खुद कब्जा कर लेती है, जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं अक्सर ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ सरकार को हटाकर ये खुद गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद आगे चलते हैं। अब मिलिट्री रूल जो होता है वो कुछ मामलों में जनता के लिए खराब होता है। इसके बाद 88 को देखते हैं। 88 में कहा गया कि तंबाकू के उत्पादन में राज्य का मतलब भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। विश्व स्तर पर पूछा जा रहा है टोबैको प्रोडक्शन में भारत कौन सी पोजीशन पे। तो इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। चीन का पहला स्थान है और भारत की दूसरी पोजीशन है या दूसरी रैंक, तो दूसरा हो जाएगा। चीन इसमें नंबर 1 है। इसके बाद 89 को देखते हैं। आदर्श स्मारक योजना, ये जो है इसको स्टार्ट किया गया था किस राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ राज्यों के नाम आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और केरल, सभी दक्षिण भारतीय राज्य हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला यानी आंध्र प्रदेश। इसके बाद 90 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए। इसमें 2 स्टेटमेंट हैं और कहा गया कि प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होता है, लौटता हुआ मानसून, और तमिलनाडु के तटों पर जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उससे सबसे ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ राज्य जो है वो तमिलनाडु है और उसके बारे में ये दिया हुआ है। इसके स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और यहाँ इसका अंग्रेजी वर्जन है। तो इसका हो जाएगा ए वाला। चूंकि इसमें हमें सही देखना था तो केवल पहले वाला सही है, जिसमें कहा गया है कि द स्टेट ऑफ तमिलनाडु रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फॉर द अल्टरनेटिंग मानसून। लेकिन जो दूसरा वाला है साउथ वेस्ट मानसून में कह दिया है कि ये मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है, ये गलत है। उत्तर पूर्वी राज्यों से वर्षा होती है, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो लौटता हुआ मानसून है, यहाँ जो विंग का डायरेक्शन दिया है ना, वो असल में गलत है, साउथ वेस्ट नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। केवल पहला वाला इसमें सही था तो इसीलिए हमने ए को चुना है। प्रश्न संख्या 91 को देखिए। अभी हाल में एक गांव चर्चा में था जिसका नाम था बूरा। अब ये जो बूरा नाम का गांव है ये किस राज्य से बिलोंग करता है, यहाँ कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम दिए हैं, तो ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसका कनेक्शन कहाँ से है, बूरा गांव कहाँ पर है, असम में। इसके बाद 92 में देखिए। 92 में गोल्डन राइस के बारे में कहा जा रहा है कि द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस, वो कौन सी है। तो यहाँ देशों के नाम देखिए, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और चीन। गोल्डन राइस में खासियत क्या होती है, ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। तो इसमें 92 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। सबसे पहला जो इसके वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला राष्ट्र है वो फिलीपींस है। तो फिलीपींस हमारा नंबर बी पर है, इसलिए हमने बी को चुना है। 93 को देखते हैं। 93 में कहा गया कि भारत रत्न अवार्ड वॉज विड्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब किससे भारत रत्न पुरस्कार या सम्मान, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है अपने देश का, वो पहली बार किससे वापस ले लिया गया। तो 93 आप देखिए, यहाँ महापुरुषों के नाम दिए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये दिया गया था और उनसे वापस ले लिया गया। नेताजी तो पहले ही मतलब उनकी रहस्यमयी मृत्यु की घोषणा की गई थी, उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं ये कोई नहीं जानता है, विमान दुर्घटना की चर्चा होती है, लेकिन उनको दिया गया था। 1992 में पहली बार इनको प्रदान किया गया था और उसके बाद न जाने क्यों वापस ले लिया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बहुत राजनीति होती है और इसमें ये हमेशा उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, जबकि ये एक बहादुर सेना नायक थे और बाहर से इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया था, दबाव बनाने का काम किया था, बाहर से ब्रिटेन पर ये अच्छा खासा प्रेशर बना रहे थे। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 94 को देखिएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि सही क्या है। तो तड़ित या आकाशीय बिजली जो होती है, मतलब जो आकाशीय विद्युत होती है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, तो ये तो सही बात है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जब बादल गरजते हैं, बादल बनते हैं पहली चीज़, और आपस में टकराते हैं, तभी जाकर चमक होती है घर्षण की वजह से, और आवाज़ सुनाई देती है, जो रगड़ने से आवाज़ होती है उसी को हम गरजना या कड़कना कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इससे वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है, और परिणाम ये होता है कि जो वहाँ ऑक्सीजन रहती है और नाइट्रोजन दोनों में संयोग होने लगता है, और वो आपस में कंबाइंड होकर यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब कंपाउंड बना लेते हैं, और वही कंपाउंड नीचे आता है नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में। तो ये आपने देखा वर्षा की बूंदों के साथ। अब इसके बाद दिया हुआ है कि इसके द्वारा वियाग्रा ड्रग्स का निर्माण होता है। तो आप बताइए कि नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में इसमें से सही क्या है। और 94 का सी वाला हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों सही है, दोनों में कोई समस्या नहीं। वियाग्रा ड्रग्स जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से बनती है, और यही प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये जमीन पर उतरता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन ये वहाँ वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ कांटेक्ट करती है, मतलब कॉम्बिनेशन हो जाता है और कंपाउंड बनता है, और जब पानी की बूंदें आती हैं तो उनके साथ ये नीचे आ जाते हैं मिट्टी में, और वहाँ पे इनके फिक्सेशन का काम कुछ बैक्टीरिया वगैरह करते हैं।
तो इसका सी वाला सही। इसके बाद 95 को देखते हैं। 95 में नाइट्रोजन साइकिल अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 95 में कहा जा रहा है कि अकबर के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उन्हें आपको एक क्रम में अरेंज करना है, मतलब इसमें यह बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो असीरगढ़ विजय जो था ये अकबर का अंतिम अभियान था, ठीक। और प्रथम अभियान में, मतलब पहला जो अभियान अकबर का था उसे मालवा विजय के नाम से जाना जाता है। और गुजरात विजय का नेतृत्वकर्ता मान सिंह था। अकबर ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव को, या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे कई सारे, उनको अलग अलग जगहों पर युद्ध अभियान के लिए या सैन्य अभियान के लिए भेजा था। जैसे कि राजपूत राजा जो थे उनसे फिर राजपूत शासकों को ही आमना सामना करवाया था, मतलब उसकी जो कूटनीति थी उसके तहत वो कुछ राजपूतों को अपनी ओर मिला लेता था और फिर उनके सहारे जो बाकी राजपूत हैं उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता था। ऐसी इसकी चालें होती थी। खैर, तो इसमें आप देख कर बताइए, इसमें से जो सही है वही चुनिएगा। और 95 का हो जाएगा ए वाला। पहला दूसरा तो सही है, ठीक है, पहला भी सही है। असीरगढ़ इसका अंतिम अभियान था। कहा जाता है कि असीरगढ़ के दुर्ग का ताला इसने सोने की चाबी से खोला था। मतलब ऐसा नहीं कि सोने का ताला और सोने की चाबी बनवाई गई थी, इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी विजय थी और ये इसका अंतिम अभियान था। उसके बाद पेचिस पड़ती है और ये मर जाता है। इसके बाद पहला अभियान जो है इसके रूप में मालवा विजय को जाना जाता है, सही बात है। लेकिन गुजरात विजय का नेतृत्व मान सिंह ने नहीं किया था, इसमें अकबर खुद गया था, ठीक है। इसमें अकबर महान जो थे वो स्वयं गए थे और विश्व का सबसे तेज युद्ध इसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका ए वाला सही था। प्रश्न संख्या 96 को देखिएगा। इसमें सरोजनी नायडू कोलकाता अधिवेशन की 1925 वाला जो सेशन था उसकी अध्यक्षा थी, ऐसा दिया हुआ है। कोलकाता अधिवेशन 1925 डेट जो है वो तो सही है। और फरवरी 2021 में चौरी चौरा कांड की शताब्दी वर्ष का मतलब चौरी चौरा जो कांड था उसके शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया। 100 साल पूरे हो गए। तो आप बताइए कि कौन सा सही है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या है कि इसमें दोनों जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से केवल जो दूसरा वाला है वही सही है। पहले वाले में समस्या ये है कि सरोजनी नायडू को कोलकाता अधिवेशन में नहीं चुना गया था। इनका जो समय है ये कानपुर अधिवेशन का है। 1925 में कांग्रेस का जो सेशन है वो कानपुर में हेल्ड किया जाता है और वहाँ पे चुनी जाने वाली ये पहली भारतीय महिला अध्यक्षा थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब वो एनी बेसेंट हो जाएंगी, वो पहले ही बन चुकी थी। तो इसका हो जाएगा बी वाला, केवल दूसरा वाला सही है, शताब्दी वर्ष। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 97, इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख रहे हैं। 97 में कहा गया कि संविधान में संशोधन के बारे में कुछ कथन दिए हैं। अब इसमें से आपको सही की तलाश करनी है, तो आइए इसका इकट्ठे अंग्रेजी वाला देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले वाले में कहा गया कि द टोटल ऑफ 104 अमेंडमेंट्स हैव बीन डन सो फार, मतलब अभी तक 104 संशोधन इसमें किए गए हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाई स्पेशल मेजोरिटी, केवल इसको स्पेशल मेजोरिटी से ही किया जा सकता है जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, और कोई इसमें जो सामान्य जनरल मेजोरिटी है वो काम नहीं करती है। तो आप बताएं कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका हो जाएगा केवल पहला वाला। इसमें अगर आप देखें तो केवल पहला वाला जो है वो सही है। अभी तक टोटल जो अमेंडमेंट्स की संख्या है वो 104 है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं आप स्पेशल मेजोरिटी, कुछ मामलों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बाकी जो मामले होते हैं उसमें अगर आप देखिए तो जनरल मेजोरिटी से भी काम हो जाता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, केवल पहला सही है। 98 को देखिएगा, प्रीवी पर्स का उन्मूलन किस संशोधन के द्वारा किया गया, भारतीय संसद के द्वारा। तो इसका तो आंसर आसान है, आपने कई बार पॉलिटी में पढ़ा होगा, ए वाला हो जाएगा इसका। मतलब 26वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, प्रीवी पर्स उसी के द्वारा एबॉलिश कर दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, पहला वाला हो जाएगा 26वां, और जो डेट है वो 1971 की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 99 को देखते हैं। और 99 में आपसे कहा गया कि प्रोबेबली द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया दिद्दा बिलोंग टू विच डायनेस्टी, मतलब भारत की पहली, संभवतः पहली महिला शासिका दिद्दा, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, रानी दिद्दा, इनका नाम आपने सुना होगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये पहली फर्स्ट फीमेल रूलर थी। अब यहाँ पर डायनेस्टीज के नाम के तौर पे दिया है संग्राम वंश, वार डायनेस्टी, मतलब संग्राम ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ हिंदी ही रहेगा। और उसके बाद कारकोट डायनेस्टी है, लोहार डायनेस्टी है और उत्पल डायनेस्टी है। तो इसका हो जाएगा उत्पल डायनेस्टी। कश्मीर की जो उत्पल डायनेस्टी थी उससे रानी दिद्दा का संबंध था और इन्हें संभवतः फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, लास्ट और इसमें शतक लगा लिया हमने। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष यानी WWF है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड है, इसके हेडक्वार्टर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पर होगा, जेनेवा में है, लुसाने में है, ग्लैंड में है या फिर वियना में है। तो ग्लैंड में है, और ग्लैंड कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में है। तो आपसे स्विट्जरलैंड भी देकर पूछा जा सकता है, इसको आप देख लीजिएगा।
तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और कई सारे टेस्ट ऐसे ही आपको परीक्षा तक मिलते रहेंगे। लगातार रिवीजन करते रहिए, तैयारी में लगे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।